तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोगों, कैसे हो यार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हुक लेंथ के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि हुक लेंथ होती क्या है, इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसको प्रोवाइड करने के एडवांटेजेस क्या हैं, और अगर इसको प्रोवाइड ना किया जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करना पड़ सकते हैं, और जो जनरल हुक लेंथ होती है उसका क्या फार्मूला है, और बाकी स्पेसिफिक केसेस में जो हमें कोड्स रेकमेंड करते हैं वैल्यूज़ हुक लेंथ की वो क्या हैं, और जो डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स हैं जिनके लिए हम लोग हुक लेंथ फाइंड करते हैं वो किन किन मेंबर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं एक स्ट्रक्चर के। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। हुक लेंथ यार, हुक लेंथ बेसिकली होती है हुक्ड पोर्शन की लेंथ। ठीक हो गया, आपके जो स्टील बार्स होते हैं ना रीइंफोर्समेंट के, उसके जो आप लोग हुक्स बनाते हो उसकी जो लेंथ होती है उसे आप कहते हो हुक लेंथ। सिंपल, ये देखो आपका स्टील बार है पड़ा, ये आपका एक बीम है या कॉलम है। ठीक है, आपने यहाँ से स्टील बार लेके आए, यहाँ पर आप लोगों ने अपने कॉलम में इसको इम्बेड कर दिया, तो ये जो आपका पोर्शन है ना जो बेंड हुआ हुआ है, ये यहाँ से कह लो कि ये जो बेंड हुआ हुआ पोर्शन है इसको कहते हैं हुक। ठीक हो गया, इसकी लेंथ हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ इस बेंड पोर्शन से, तो इसको कहते हैं हुक लेंथ। ठीक हो गया। दूसरे केस में अगर आपके पास एक स्टीरअप है पड़ा, तो स्टीरअप के केस में आपकी जो ये वाली लेंथ होती है, ठीक हो गया, ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये जो इंक्लाइंड लेंथ है, ये हुक हैं पड़े दोनों, इनकी लेंथ को हम लोग कहते हैं हुक लेंथ। ठीक हो गया, तो जो भी आप लोगों की रीइंफोर्समेंट हुक की तरह हुक की शेप में प्रोवाइड की जाती है उसकी लेंथ को आप लोग कहते हो हुक लेंथ। अच्छा, अब हुक को प्रोवाइड क्यों करते हैं? हुक्स एट द एंड्स ऑफ द बार्स प्रोवाइड एंकरेज एंड इंश्योर प्रॉपर फोर्स ट्रांसफर बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट। देखो, हमें पता है कि हमारा जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक होता है, ठीक है, लेकिन कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं जो कि कंप्रेशन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन टेंशन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक हो गया, जिससे हमारी कंक्रीट की डेफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो यार देखो, जब आप यहाँ से एक एंकरेज प्रोवाइड करते हो इस तरह की, ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपकी ग्रिप्स होंगी, ये जो रिब्स होंगी आपके बार्स के ऊपर, जो बार्स डिफॉर्म्ड होते हैं, एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरह से जो रिब्स टाइप बने होते हैं आपके बार्स के ऊपर, वो जो होते हैं वो इम्बेड हो जाते हैं आपके कंक्रीट के साथ। ठीक हो गया, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं आपके कंक्रीट में और स्टील में, और जो आपकी शीयर फोर्स होती है, शीयर स्ट्रेसेस होती हैं, उनको रेजिस्ट करती हैं। ठीक हो गया, और दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपर फोर्स ट्रांसफ़र, देखो जितने ज़्यादा एरिया पे आप लोग स्टील को लेके जाओगे, ठीक है, उतने ज़्यादा एरिया पे फोर्स ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी? ठीक है, ज़्यादा एरिया जिसका मतलब ये है कि बड़ा फोर्स ट्रांसफ़र जो होगा वो एक वाइडर एरिया पर होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को एक सेफ फोर्स ट्रांसफ़र मिलेगा। ठीक हो गया, ज़्यादा एरिया पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेफर साइड पर रहेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज मैग्नीट्यूड का लोड है पड़ा और उसको आप एक छोटे से सेक्शन पर अप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी लोड को थोड़े से ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कम होगा पहले से। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो स्टील बार्स होते हैं ये टेंशन फोर्सेस को जो नीचे की तरफ जनरेट हो रही होती हैं, और कंप्रेशन फोर्सेस अगर तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम है जिसमें आप लोगों ने कंप्रेशन साइड पर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया और टेंशन साइड पर भी और कंप्रेशन साइड पर भी, तो आपका जो बार होगा वो एक प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ तक करेगा। ठीक हो गया, यहाँ से बीम से लोड होता हुआ यहाँ पर, और यहाँ से फिर कॉलम में। ठीक हो गया, कॉलम से फिर फुटिंग में, और उसके बाद आपकी फाउंडेशन में, मतलब कि सॉइल पर। ठीक है गाइस, उसके बाद इट इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ, प्रिवेंट्स स्लिपेज और पुल आउट। देखो, अब आप लोगों ने अपने जो कॉलम्स हैं उनके लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो लॉन्गर लेंथ होती है हाइट के लॉन्ग, आप लोगों ने लॉन्गर बार्स को प्लेस किया। ठीक है, आप लोगों ने शीयर रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की, आप कहते हो मैं जी हुक नहीं डालता। ठीक है, तो बगैर हुक के आप कितनी एक एंकरेज प्रोवाइड कर लोगे उसको?
ये इस तरह से आपकी जो स्टिरअप होगी वो यूँ हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल पर बेंट होगी, और यहाँ पर आपके होंगे लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ठीक हो गया। तो ये जो आपने इस तरह से इसको बेंड किया है, यहाँ से यूँ लेके आए हो अपने स्टिरअप को, तो ये कितना एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जब आप इसमें कंक्रीट पोर करोगे, आपके जो बार्स होंगे वो आउटर साइड पर स्लिप करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। आउटर साइड पर जब वो स्लिप करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यही तो है स्टिरअप जिसने इसको रेजिस्ट करना है बाहर की तरफ मूव करने से। अगर यहाँ पर आप एक प्रॉपर एंकरेज नहीं प्रोवाइड करते और इन केस आपको जो 90 डिग्री बेंड प्रोवाइडेड है वो भी उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता पुल आउट को, तो फिर क्या होगा, आपका सारे का सारा स्टील बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से कंक्रीट कवर नहीं होगा, और कंक्रीट कवर ना होने की वजह से वहाँ पर स्टील कोरोड हो जाएगा। कोरोड होने की वजह से उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपेंड करेगा, उसकी जो डक्टिलिटी होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब डक्टिलिटी क्या होती है गाइस, देखो डक्टिलिटी होती है आपके स्टील की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो जाता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। ठीक हो गया। वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यार ये डिफॉर्मेशन होती है कि किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो अपनी ओरिजिनल शेप को भी मेंटेन नहीं कर पाता फोर्स रिमूव हो जाने के बाद, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये वाली जो एबिलिटी होती है हमारे स्टील की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है बिफोर कोरोजन। ठीक हो गया। जैसे ही कोरोड होता है स्टील तो ये वाली एबिलिटी बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो आपने यहाँ तक अगर स्टील प्रोवाइड किया है, ठीक है, इन केस यहाँ पर लोड लगता है तो ये देखो ये वाली जो रीइंफोर्समेंट बार्स हैं इनको ऊपर से कोई इतनी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं मिल रही, तो ये बार्स जो हैं कंप्रेशन की वजह से जब बीम बेंड होगा, बेंडिंग मोमेंट की वजह से, तो इस तरह से बेंड होगा। ठीक है। तो ये बार्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पर प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड की होगी तो ये इस चीज़ को रेजिस्ट करेगा। शीयर स्ट्रेसेस जो होंगी आपकी पार्टिकल्स के दरमियान, जो फ्रिक्शन होगी, स्लाइडिंग फोर्सेस होंगी, फ्रिक्शन उन स्लाइडिंग फोर्सेस को रेजिस्ट करेगी। ठीक है। जो आपके बार के और कंक्रीट के दरमियान जो सराउंडिंग कंक्रीट है पड़ा, उसकी जो फ्रिक्शन होगी वो इन शीयर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करेगी। शीयर स्ट्रेसेस गाइस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से आपके जो मेंबर्स या फिर कंक्रीट के या फिर स्टील के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अलोंग स्लाइड करते हैं। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से अगर आप देख लो कि ये आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक हो गया, कॉलम है, आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक हो गया। ये सारे के सारे पार्टिकल जो हैं ये इस वाले पोर्शन के अलोंग स्लिप करेंगे। ठीक हो गया, स्लाइड करेंगे। अच्छा, तो ये इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं जनरल हुक लेंथ की। गाइस जनरल हुक लेंथ आपके पास होती है 10D, 10 मल्टीप्लाइड बाय डाया। वो जो मर्जी यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए यही फार्मूला यूज़ होगा, चाहे इंचज़ में, चाहे सूत्र में यूज़ कर रहे हो आप, चाहे आप लोग मिलीमीटर में बार का डाया यूज़ कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी डाया उसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, 180 डिग्री बेंड के लिए हुक लेंथ क्या होगी, 14D, 14 इंटू डायमीटर ऑफ बार। 135 डिग्री बेंड के लिए हुक लेंथ होगी 12D। ठीक है। देखो जैसे जैसे आप बेंड को बढ़ाते जाओगे, देखो मैंने आपको बताया था ये होती है इस बेंड की लेंथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ से मेरा एक स्टिरअप आया, उसका जो बार है यूं बेंड किया। ठीक है। अब ये जो बेंड पोर्शन है ये ज़्यादा है, देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं प्रॉपर तरीके से, ये या फिर ये पोर्शन ज़्यादा है। देखो गाइस ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो बेंड पोर्शन है ये ज़्यादा है। ये है 180 डिग्री बेंड और ये है 135 डिग्री बेंड। ठीक हो गया। तो देखो जितना ज़्यादा आप बेंडिंग का एंगल बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी हुक लेंथ बढ़ती जाएगी। 45 डिग्रीज के लिए 8D, 90 डिग्रीज बेंड के लिए 10D, 135 डिग्री बेंड के लिए 12D और 180 डिग्री बेंड के लिए 14D। ठीक हो गया। जहाँ पर D क्या है, D हमारा बार का डायामीटर है।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिट्स विच यू आर यूजिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब वही बात आ गई है कि भाई हमारा जो हुक होता है वो डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है इवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक हो गया। अब देखो जितनी ज़्यादा चीज़ डक्टाइल होगी उसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा एरिया पर होगी तो कम लोड पड़ेगा छोटे छोटे एरिया के पीसीस पर। ठीक हो गया। अगर हम लोड को छोटे छोटे पोर्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं और वो बहुत ही बड़ा एरिया है एज ए होल। ठीक हो गया। तो ज़्यादा अच्छी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी और हमारे जो स्टील की विदाउट ब्रेकिंग डिफॉर्म होने की एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड पड़ ही नहीं रहा। ठीक हो गया। तो वो इतना ज़्यादा डिफॉर्म भी नहीं हो रहा कि वो अपनी यील्ड पॉइंट तक पहुँचे या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुँचे और ब्रेक कर जाए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ रिड्यूसेस कोरोजन रिस्क। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई बाहर की साइड हमारा स्टील जो है वो पुल नहीं हो जाता। मोस्टली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ती है वाइल कंक्रीट पोरिंग। ठीक हो गया। क्योंकि कंक्रीट कवर प्रॉपर नहीं मिल पाता और स्टील बार्स हमारे बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इस वजह से कोरोजन भी हो जाता है जिसको हम रोक सकते हैं हुक लेंथ प्रोवाइड करके। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई लोगों। अब देखो यार, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं डिफरेंट बेंड्स। देखो 135 डिग्री बेंड आपका यूज़ होता है स्टिरप्स में और आपके टाइज में। ठीक हो गया। स्टिरप्स वो शियर रीइंफोर्समेंट होती है जो आप प्रोवाइड करते हो बीम्स में। ठीक हो गया। और टाइज उस शियर रीइंफोर्समेंट को कहते हो जो आप प्रोवाइड करते हो कॉलम्स में। ठीक हो गया। दोनों की शेप ये सेम भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 135 डिग्री बेंड की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कॉलम या फिर बीम में डलने वाले स्टिरप्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको एक ही साइड से बताया, दूसरी साइड को मैं नहीं करके दिखा रहा गाइस, दूसरी साइड सेम होगी एज इट इज़। देखो यहाँ पर हमारा जो बार है मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव किया इसको। पहले ये था यूं 0 डिग्री पर, फिर मैंने इसको बेंड कर दिया 90 डिग्री पर। ठीक है। 90 डिग्री के बाद मैंने फर्दर इसको 45 डिग्रीज और बेंड कर दिया। ठीक है। ये देखो ये 90 डिग्री वाला बेंड पहले वाला और उसके बाद ये 45, तो 90 प्लस 45 दैट इज गोना बी 135। दूसरी चीज़, दूसरा है आपका 90 डिग्री बेंड। ये गाइज मोस्टली आपको देखने को मिलेगा बीम्स में। बीम्स का जो आप हुक प्रोवाइड करते हो कॉलम के अंदर इम्बेड करते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है ये वाला केस, या फिर आप लोग जो फुटिंग प्रोवाइड करते हो तो फुटिंग में इस तरह के बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये देखो पहले मैंने बार को एज इट इज़ ड्रॉ किया, बिल्कुल सिंपल। ठीक हो गया, स्ट्रेट बार। फिर उसको जब हम लोगों ने बेंड किया है तो ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है अपने स्ट्रेट एक्सिस से। ठीक हो गया। स्ट्रेट जो हमारा बार था उसके साथ ये बेंट वाला पोर्शन 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक हो गया। ये तो सिंपल था गाइस। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है हमारा 180 डिग्री बेंड। अब ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है गाइज? ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा आपकी स्लैब्स के अंदर। ठीक हो गया। स्लैब्स के अंदर आपको मोस्टली ये वाला बार देखने को मिलेगा और एज पर द ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ये फुटिंग्स में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डिज़ाइन है। ठीक हो गया। अब देखो पहले आपका बार बिल्कुल स्ट्रेट था, सिंपल। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ये वाला बार दिखाया था 90 डिग्रीज हमने इसको बेंड किया। ठीक हो गया। 90 डिग्रीज बेंड किया, उसके बाद फर्दर 90 डिग्रीज हम लोगों ने जब इसको बेंड किया तो आपका ये जो बेंड पोर्शन है ये पहले वाले 90 डिग्री के साथ, ये देखो ये आपका ये 90 डिग्री हो गया। ठीक हो गया, 0 to 90, और उसके बाद ये फर्दर 90 बन रहा है, तो 90 प्लस 90 दैट इज़ 180 डिग्रीज। ठीक हो गया, ये 180 डिग्री वाला बेंड है। उसके बाद गाइज लास्ट आपका आ जाता है 45 डिग्रीज वाला बेंड। 45 डिग्रीज वाला बेंड भी यार आप लोग प्रोवाइड करते हो स्लैब के बार्स में। ठीक हो गया, जिसको आप क्रैंक का नाम भी देते हो। ठीक है। आपका ये पहले मैंने स्ट्रेट बार ड्रॉ किया। स्ट्रेट बार ड्रॉ करने के बाद ये देखो यहाँ पर ये जो बेंड पोर्शन है, ये जो हमने क्रैंक प्रोवाइड किया, ये इस स्ट्रेट बार के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 45 डिग्रीज का। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई लोगों, 45 डिग्रीज का। ठीक हो गया गाइज। ये थी हमारी हुक लेंथ के बारे में बात। गाइज कोई भी कन्फ्यूजन है पड़े, अभी भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।